हेलो डियर्स, दिस इज़ अरियान अली खान। तो आज हम शुरू कर रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट, जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो फिजिक्स विद अरियान 8234, माय चैनल नेम इज फिजिक्स विद अरियान 8234। एंड हमने शुरू किया था वेक्टर चैप्टर वेक्टर को कि वेक्टर क्या है, इसके हवाले से लेक्चर नंबर 7 अभी शुरू होने वाला है। लेक्चर नंबर 7 में हम अब स्टडी करेंगे कि वेक्टर या फिर वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट क्या है। इसके बाद फार्मूले की तरफ जाएंगे, डायग्राम्स की तरफ जाएंगे, एमसीक्यूज भी उसके ऊपर होंगे, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज वगैरह जो उसकी हैं, और फिजिकल सिग्निफिकेंस इसके ऊपर, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो हम स्टडी करेंगे। तो आज शुरू करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट हम इसको कहते हैं। तो डिफिनीशन से शुरू करते हैं। इसका डिफिनीशन कुछ यूं है, हमने इससे पहले डॉट प्रोडक्ट को स्टडी किया था कि डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट क्या है। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट था जो जब हम दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते थे तो उससे स्केलर एक स्केलर आ जाता था, या फिर एक हाँ बिल्कुल स्केलर या फिर नंबर ही आ जाता था। लेकिन इधर क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट में इस तरह होता है कि हम जब दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमें एक वेक्टर एक और नया वेक्टर दे देता है जो एक नया प्लेन बना देता है। तो देखें किस तरह हम इसको इसकी डिफिनीशन लिख सकते हैं। व्हेन टू वेक्टर्स when two vectors are multiplied in such a way that the resultant we get is a vector। इसका मतलब क्या है कि जब दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई, when two vectors are multiplied, जब दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो जाए कुछ इस तरह कि इसका रिजल्टेंट जो हमें हासिल होता है वो एक वेक्टर हो। मल्टीप्लिकेशन से अगर दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो हाँ, अगर वो वेक्टर दे रहा है तो वो क्रॉस प्रोडक्ट से हासिल होगा। अगर वो स्केलर या एक नंबर दे रहा है तो वो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट से हासिल हुआ होगा। तो देखें, हाँ, इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि रिजल्टेंट में हमें एक वेक्टर ही हासिल होता है। और इसे क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि इसकी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन जो है उधर डॉट, इसको क्योंकि कहा जाता था डॉट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब दो वेक्टर को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके दरमियान हम डॉट लगाया करते थे। लेकिन इधर जो है क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट के दरमियान इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि दो वेक्टर को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दो वेक्टर के दरमियान हम एक क्रॉस को ड्रा करते हैं। सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन इसकी क्या है, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन हमारे पास क्रॉस है। क्या क्रॉस है, क्रॉस होता है। जिस तरह आई ई हम लिख सकते हैं, अगर दो वेक्टर है मेरे पास ए एंड बी, एक वेक्टर ये है दरमियान में क्रॉस है, तो ये हमारे पास क्रॉस की थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि दो वेक्टर के आपस में मल्टीप्लिकेशन जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो इस तरह हम रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ये वेक्टर प्रोडक्ट है इन दोनों के दरमियान। तो देखिए मैथमेटिकली हम क्या लिख सकते हैं, मैथमेटिकली हम क्या कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं अगर दो वेक्टर के दरमियान हम क्रॉस प्रोडक्ट ड्रा कर रहे हैं तो दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह, डॉट प्रोडक्ट में इस तरह करते थे हम कि पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर विच इज पैरेलल टू द फर्स्ट वेक्टर। लेकिन इधर किस तरह होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर which is perpendicular to the first वेक्टर। दूसरे वेक्टर का वो हिस्सा हम लेंगे, वो कंपोनेंट हम दूसरे वेक्टर का लेंगे जो परपेंडिकुलर हो फर्स्ट वेक्टर को, और इसके साथ साथ n यूनिट वेक्टर क्या है, n यूनिट वेक्टर
ये हमारे पास, इसको हम नॉर्मल यूनिट वेक्टर कहते हैं, नॉर्मल यूनिट वेक्टर कहते हैं, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। इसको थोड़ा सा अभी इसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर which is perpendicular to the first vector, which is perpendicular to the first vector। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर मेरे पास एक वेक्टर ये है a, दूसरा मेरे पास ये वेक्टर है b, एक तो इसका जो मैग्नीट्यूड है a का वो हम लगा लेंगे, a का पूरा के पूरा मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। सेकंड वेक्टर के दो कंपोनेंट बनेंगे, सेकंड वेक्टर के दो कंपोनेंट बनेंगे। एक जो होगा इस तरह, सेकंड वेक्टर का है, सेकंड वेक्टर का ये क्या है, एक कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट हमारे पास इस साइड पर बनेगा, जो कि मैं इस तरह भी कर सकता हूँ। इस वेक्टर को इस तरफ पे कन्वर्ट, इसको हम बी वाई कहते हैं, जो कि ये भी बी वाई के बराबर हो जाएगा। ये क्या है, बी एक्स हो जाएगा। ये क्या है, बी एक्स। तो हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक तो ए ये है, और दूसरा वो कंपोनेंट ये तो पैरेलल है, बी एक्स पैरेलल टू ए। पैरेलल कंपोनेंट हमने नहीं लेना, क्रॉस प्रोडक्ट में पैरेलल कंपोनेंट हमने नहीं लेना, डॉट प्रोडक्ट में पैरेलल कंपोनेंट को लेते थे। लेकिन इधर हम क्रॉस प्रोडक्ट में हम वो कंपोनेंट लेंगे जो परपेंडिकुलर हो किसके, ए के। फर्स्ट वेक्टर को के परपेंडिकुलर वेक्टर को हम लेंगे, ये वेक्टर हमारे पास इफेक्टिव होगा। ये क्या होगा, इफेक्टिव कंपोनेंट इसका है, इफेक्टिव कंपोनेंट है। इसमें बी एक्स हम नहीं लेंगे। तो डायग्राम को थोड़ा सा इधर बड़ा सा ड्रा कर लेते हैं, इससे समझ आ जाएगी आपको। देखें, मेरे पास अगर एक वेक्टर है ए, मैंने ड्रा की ए, एक ये वेक्टर है ए, दूसरा मेरे पास है बी, दूसरा मेरे पास है बी, दूसरा वेक्टर है मेरे पास बी। ये रहा बी वेक्टर, ठीक है, ये रहा बी वेक्टर। देखें, फर्स्ट वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड है सारा के सारा, दूसरे वेक्टर के हम कंपोनेंट बनाएंगे। एक ये कंपोनेंट हुआ जो बी वाई कंपोनेंट, और ये दूसरा कंपोनेंट हुआ जो कि बी वाई, ये इसके बराबर है, और ये बी एक्स हो जाएगा। ये बी एक्स, दो कंपोनेंट इसके हुए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर पूरा के पूरा लेंगे, और बी का वो कंपोनेंट हम लेंगे, हम लेंगे जो ए के परपेंडिकुलर हो। ए के परपेंडिकुलर कौन सा है, बी वाई या बी वाई, ये वाला, इन दोनों में से एक, ये बराबर है आपस में। तो बी वाई जो है परपेंडिकुलर है, ए इज पैरेलल टू बी एक्स, ए इज परपेंडिकुलर टू बी वाई। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है इसमें ये इफेक्टिव कंपोनेंट है। क्या है, इफेक्टिव कंपोनेंट्स को कहा जाता है। और डॉट प्रोडक्ट में इफेक्टिव कंपोनेंट बी एक्स था, जो एक्स मतलब कि पैरेलल कंपोनेंट होता था, वो हमारे पास क्या था, वो इफेक्टिव कंपोनेंट था। इधर जो है परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होता है वो हमारे पास इफेक्टिव कंपोनेंट होता है। देखें, फॉर्मूला हम किस तरह लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकेंड वेक्टर का वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर हो ए का, बी वाई, एन यूनिट वेक्टर क्या है, देखिए इसको हम नॉर्मल यूनिट वेक्टर कहते हैं, नॉर्मल यूनिट वेक्टर कहते हैं इसको। देखिए, नॉर्मल यूनिट वेक्टर इसको हम कहते हैं। तो देखिए, ए बी वाई कंपोनेंट है, अगर वाई कंपोनेंट हमारे पास इफेक्टिव कंपोनेंट होगा तो हम साइन थीटा यूज करते हैं, साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। अगर एक्स कंपोनेंट इफेक्टिव कंपोनेंट हो जो कि डॉट प्रोडक्ट में रहा है, वो उसको उधर हम cos थीटा को यूज कर रहे थे। तो ए क्रॉस बी हमारे पास बराबर हो गया ई बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास फॉर्मूला रहा, मेन फॉर्मूला। तो देखिए, जो ये है ए बी साइन थीटा, ये हमें मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है, जो ये एन यूनिट वेक्टर है,
जो कि नॉर्मल यूनिट वेक्टर के नाम से जाना जाता है, ये हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है। ये किस चीज के बारे में बताता है? डायरेक्शन के बारे में हमें बताता है, डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो देखें, इसके बाद हम डायरेक्शन को स्टडी करेंगे कि ए क्रॉस बी के डायरेक्शन हम किस तरह फाइंड आउट करें, या फिर एन यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें, एक एक पॉइंट नोट करें, फिर तकलीफ नहीं होगी। देखें, अगर मेरे पास एक वेक्टर है ए, ये रहा मेरे पास एक वेक्टर ए, और इसके साथ साथ बी वेक्टर है, बी वेक्टर, ये मेरे पास वेक्टर है बी। अगर मैं ए क्रॉस बी को फाइंड करना चाहता हूं, ए क्रॉस बी को फाइंड आउट करना चाहता हूं कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो देखें हमने क्या करना है, राइट हैंड रूल को इस्तेमाल करना है। राइट हैंड रूल, आपके जो फोर फिंगर है, ये फोर फिंगर ये एलांग करने हैं, एलांग फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर कौन सा? ए, एलांग द फर्स्ट वेक्टर, फोर आपके जो फोर जो फिंगर्स हैं, इसको एलांग द फर्स्ट वेक्टर एंड रोटेट्स टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर, रोटेट्स टुवर्ड्स द second vectors. Then the thumbs will give you the direction of resultant vector. Then the thumbs will give you the resultant of डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। किस तरह? देखिए, अगर हमारे पास ए, मेरे पास फर्स्ट वेक्टर है, ए अलोंग द फर्स्ट मैंने ये रखा और टू रोटेट्स टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर, देन द थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। किस तरह? तो ए क्रॉस बी का किस तरह डायरेक्शन हुआ? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आउटवर्ड, आउटवर्ड को मैं इस तरह डिनोट कर देता हूं, ये ए क्रॉस बी का ये आउटवर्ड है, आउट ऑफ पेज या आउट ऑफ बोर्ड हम कहते हैं, आउट ऑफ बोर्ड या आउट ऑफ द बोर्ड, आउट ऑफ बोर्ड। तो देखिए, ये मेरे पास क्या है? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है। अगर हमारे पास बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए हमने मालूम करना हो, बी क्रॉस ए, तो फर्स्ट वेक्टर क्या है? बी, इसके एलांग आपके फोर फिंगर्स एलांग कर दे और टुवर्ड्स रोटेट्स टुवर्ड द सेकंड वेक्टर, सेकंड वेक्टर क्या है? ए। तो मैंने ए पर ये फोर फिंगर रखे, बी पर, और इसके रोटेट किए मैंने टुवर्ड्स ए, रोटेट्स किए तो एन टू द बोर्ड, एन टू द बोर्ड हमारे पास बी क्रॉस ए का डायरेक्शन आ गया। ये लेट सपोज मैं एन टू द बोर्ड को ले रहा हूं, एन टू द बोर्ड, एन टू द बोर्ड ले रहा हूं, ठीक है, ये एन टू द बोर्ड मैं ले रहा हूं। ये क्या है? बी क्रॉस ए का डायरेक्शन है, ये क्या है? बी क्रॉस ए का डायरेक्शन है। तो याद रखें, हमारे मतलब ये है, लेट्स सपोज मैं इन तीनों मार्कर को इस तरह हैंडल कर देता हूं कि ये ए वेक्टर है, ये क्या है? ए वेक्टर ये है, ए वेक्टर ये है, और बी वेक्टर मैंने ये रखा, बी वेक्टर मैंने ये रखा। तो याद रखे, अगर मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूं, क्या? ए क्रॉस बी, तो एलॉन्ग द ए हम अपने फोर फिंगर्स को एलॉन्ग द ए करेंगे और रोटेट्स करेंगे टुवर्ड्स द बी। तो ये जो डायरेक्शन है, ये वाला, ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी, ए के एलॉन्ग मैंने ये रखे, ए क्रॉस बी टुवर्ड्स रोटेट किए एलॉन्ग द बी, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ये होगा, एलॉन्ग, ये तम जो है ये हमारे पास किस चीज के डायरेक्शन देता है? रिजल्टेंट वेक्टर का, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन दिया। अगर मैं बी क्रॉस ए कर रहा हूं, बी क्रॉस ए, तो देखें बी ये है, बी इस तरफ, बी ये है, टुवर्ड रोटेट करो टुवर्ड्स द ए, टुवर्ड्स ए, तो जो ये वाला डायरेक्शन है, ये वाला डायरेक्शन जो है, ये हमारे पास क्या होगा? बी क्रॉस ए, जो एन टू द बोर्ड था, जो एन टू द बोर्ड था, जो एन टू द बोर्ड था, वो ये आउट ऑफ बोर्ड ए क्रॉस बी, ये बी क्रॉस ए। तो देखें, ये था। हम अब डिफिनीशन लिखेंगे कि राइट हैंड रूल का डिफिनीशन किस तरह हम लिख सकते हैं। राइट हैंड रूल से हम डिफिनीशन किस तरह लिख सकते हैं? इस तरह, एक और, अगर टार्क है, टार्क को मैं ले रहा हूं आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। तो देखिए, अगर मेरे पास एक डोर है, दरवाजा, मेरे पास एक दरवाजा है, तो देखिए इधर एक हैंडल है, हैंडल, इधर से जो डिस्टेंस है इसको मैं रेडियस कह रहा हूं, रेडियस, ये क्या है? रेडियस आर। अगर मैं फोर्स अपनी तरफ लगा रहा हूं, फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा हूं इसके ऊपर, तो आर क्रॉस एफ, ये क्या है? आर क्रॉस एफ, आर से मैं फर्स्ट वेक्टर जो है इससे रोटेट करूं टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर, जो आउटवर्ड डायरेक्शन है किसका होगा? टार का होगा। ये आउटवर्ड डायरेक्शन किस चीज का होगा? टार का।
अगर मैं F क्रॉस R कर रहा हूं, F क्रॉस R, तो ये मेरे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन किसके होगा, टार का डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन किस चीज का होगा, ये मेरे पास टार का होगा। तो देखिए हम अब क्या कर रहे हैं, क्या राइट हैंड रूल जो है उसकी डिफिनीशन लिख रहे हैं। राइट हैंड रूल की डिफिनीशन लिख रहे हैं। राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल की जो डिफिनीशन है मैं अभी लिख रहा हूं। The four fingers of your right hand, the four fingers of your right hand along the first vector, जो फोर फिंगर्स है along the first vector करे and rotates towards the second vector, ये मैंने फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट वेक्टर, और रोटेट्स करेंगे हम सेकेंड वेक्टर की तरफ। then the thumb will shows the direction of resultant vector। देखिए जो फोर फिंगर्स हैं ये along the direction of first vector कर लें and rotates towards the second vector, then the thumb will shows the direction of what, resultant vector। ये था राइट हैंड रूल का डिफिनीशन। इसके बाद हम जाते हैं कि n को हम नॉर्मल यूनिट वेक्टर क्यों कहते हैं। n को हम नॉर्मल यूनिट, व्हाई वी कॉल n इज कॉल्ड नॉर्मल यूनिट वेक्टर। नॉर्मल यूनिट वेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि अगर ये मेरे पास a वेक्टर है, ये b है, ये a और ये b, तो n का डायरेक्शन या ये हो सकता है या फिर ये n टू द बोर्ड आउट ऑफ द बोर्ड। ये जो प्लेन है, a का प्लेन या b का प्लेन, इन दोनों के परपेंडिकुलर है या फिर नॉर्मल है, इन दोनों के नॉर्मल आ रहा है, इन दोनों का जो प्लेन है, प्लेन 2D प्लेन, इन दोनों का प्लेन इसके बिल्कुल नॉर्मल है, इसके बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है, तो इसलिए हम इसको नॉर्मल यूनिट वेक्टर कहते हैं। इनको नॉर्मल यूनिट वेक्टर क्यों कहते हैं, इनको नॉर्मल वेक्टर इसलिए कहा जाता है कि अगर ये मेरे पास a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, तो इनका डायरेक्शन या तो ये होगा या तो ये होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो प्लेन बन रहा है इन दोनों से इसके बिल्कुल नॉर्मल है, इसलिए हम इसको नॉर्मल यूनिट वेक्टर कहते हैं। अच्छा, एक दूसरी बात, अगर a क्रॉस b मैं कर रहा हूं और इससे एक वेक्टर हमारे पास आ रहा है c, तो याद रखे c परपेंडिकुलर होगा a के, मैंने भी कहा ना कि इन दोनों का a b ये है और ये है मेरे पास n, या फिर कोई और वेक्टर आया हुआ है, तो ये परपेंडिकुलर इसका है और इसके हैं, दोनों के परपेंडिकुलर ये वेक्टर हैं। देखिए b का परपेंडिकुलर c, ये c का परपेंडिकुलर या फिर ये परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये है कि c डॉट a, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। अगर b डॉट c हम करें, ये भी हमारे पास 0 ही आएगा, क्योंकि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। अच्छा, एमसीक्यूज किस तरह दे सकते हैं कि अगर दो वेक्टर्स ए बी मेरे साथ एक्स वाई प्लेन में हैं, तो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट हैं, आपस में क्रॉस प्रोडक्ट हैं, तो इसका रिजल्टेंट किस प्लेन में होगा। अगर ये मेरे पास ए बी दोनों एक्स वाई प्लेन में हैं, तो याद रखे आपस में ये तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। अगर ए बी एक्स वाई प्लेन में है तो रिजल्टेंट क्रॉस प्रोडक्ट से हमेशा जेड प्लेन में होगा। अगर हमारे पास वाई जेड प्लेन का कहा गया है कि ये ए बी दोनों वेक्टर्स वाई जेड में हैं, तो मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट से क्या हासिल होगा, तो याद रखे एक वाई जेड,
तो आपने तीसरा बताना है, क्योंकि तीसरा तीनों ऑपोजिट होते हैं, तीनों ऑपोजिट होते हैं। तो ये मेरे पास एक्स प्लेन में होगा। किस तरह लिख सकते हैं? एफ ए एंड बी आर लाइस इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में हमारे पास ये लाई करते हैं। देन the resultant then the resultant vector from the cross product, then the resultant vector from their cross product will be, हमारे पास क्या हो सकता है? कौन से प्लेन में? आपसे कह रहे हैं कि कौन से प्लेन में हो सकता है। आपसे ऑप्शन में दिए जा सकते हैं कि एक्स प्लेन में, वाई प्लेन में, जेड में, इस तरह ऑप्शन कोई दे सकते हैं। अगर ये एक्स वाई प्लेन में है तो रिजल्टेंट क्रॉस प्रोडक्ट से, ये दो कंडीशन है, क्रॉस प्रोडक्ट से रिजल्टेंट जो है जेड प्लेन में होगा। किसमें? जेड प्लेन में ही होगा, जेड प्लेन में होगा, जेड प्लेन में होगा। अगर वाई जेड का कहाँ है? ए बी दोनों वाई जेड में है, तो मेरे पास जो रिजल्टेंट है क्रॉस प्रोडक्ट से ये एक्स प्लेन में होगा। अगर वाई एक्स का, जेड एक्स का कहा गया है, जेड एक्स का कहा गया है, तो मेरे साथ जो रिजल्टेंट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट से वाई प्लेन में ही होगा, वाई प्लेन में ही होगा। नोट है आपके पास, ये याद रखे, ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू, हमने अभी पढ़ा ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, हमने अभी पढ़ा ना। तो बी क्रॉस ए क्या होगा? बी क्रॉस ए बी सेम टू सेम साइन थीटा, लेकिन एन यूनिट वेक्टर के साथ माइनस, सिर्फ ओनली ये माइनस निशान जो है, नेगेटिव साइन जो है, ये मेरे पास डायरेक्शन को जाहिर करता है। किसको? डायरेक्शन को जाहिर करता है कि 180 से चेंज हुआ है, 180 से चेंज हुआ है। एक एमसीक्यूज है टार्क के लिहाज से, एक एमसीक्यूज टार्क के लिहाज से। As we know that torque is equal to R cross F, which is equal to RF sin theta, RF sin theta। तो आपके पास, आपसे पूछा जा सकता है कि R cross F डॉट n हमारे पास क्या हो सकता है? आपसे पूछा जा सकता है कि R cross F क्रॉस n यूनिट वेक्टर आपसे क्या हो सकता है? आपसे पूछा जा सकता है टार्क डॉट n यूनिट वेक्टर क्या हो सकता है? आपसे पूछा जा सकता है टार्क क्रॉस n यूनिट वेक्टर, आपसे पूछा सके क्या आ सकता है? आपसे पूछा जा सकता है कि और डॉट n, आपसे पूछा जा सकता है r डॉट n क्या हो सकता है? आपसे पूछा जा सकता है f डॉट n, ये सब आपसे पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा देखिए इसको सॉल्व करें। आर एफ साइन थीटा, आर क्रॉस एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं? आर एफ साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर, और इधर भी एन यूनिट वेक्टर है, तो आपस में डॉट है, तो डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू सिमिलर, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू सिमिलर से हमारे पास 1 आता था, तो इसका आंसर क्या है? आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा। अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट है आर एफ साइन थीटा एन क्रॉस एन, अभी हम पढ़ेंगे कि दो सिमिलर वेक्टर जो होते हैं, दो सिमिलर वेक्टर्स इसके दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये हमारे पास 0 आएगा, क्योंकि इसके दरमियान एंगल 0 होती है, साइन 0 हमारे पास 0 आता है, ये हमारे पास नल वेक्टर ही आएगा, ये हमारे पास नल वेक्टर आएगा। तो इसके लिहाज से ये भी देखिए, ये सेम है, ये इसकी जगह टार्क पुट किया गया है, तो ये मेरे पास आर एफ साइन थीटा यही आएगा, ये इसके सेम है, ये इसका सेम है, सिर्फ क्वेश्चन मैंने टार्क की जगह ये लगाया हुआ है क्रॉस एन यूनिट वेक्टर, हमारे पास ये क्या हो जाएगा? नल वेक्टर, क्या?
नल। और आर क्रॉस एफ से जो प्लेन हासिल हुआ था, इधर जो मैंने किया था, ये दो वेक्टर हैं, तो तीसरा किस तरह था, परपेंडिकुलर। तो आर्क से परपेंडिकुलर होगा इधर एन, एफ से के साथ ये परपेंडिकुलर होगा ये। अगर ये परपेंडिकुलर है दोनों, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो जीरो। दोनों का क्या आएगा, जीरो जीरो। अच्छा देखिए, इसके बाद एक और एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। देखें, अगर आर डॉट एल हमारे पास क्या हो, जीरो के बराबर हो। एमसीक्यूज, हमारे पास एफ आर डॉट एल ये जीरो के बराबर हो, एंड इसके साथ साथ पी डॉट एल हमारे साथ जीरो के बराबर हो, देन एल, एल जो है एल इज पैरेलल टू डैश। हमारे पास पैरेलल हो गए किसके, ए ऑप्शन आर क्रॉस पी, बी ऑप्शन आर, सी ऑप्शन पी, डी ऑप्शन आर डॉट पी, ये ऑप्शन है। तो याद रखे, अगर डॉट प्रोडक्ट इसके साथ जीरो है तो मतलब ये इसके परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट इसके साथ जीरो है तो ये इसके परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या है, अगर इसके साथ ये डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो ये इसकी परपेंडिकुलर है, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये दोनों जो प्लेन बना रहे हैं, ये जो प्लेन बना रहा है आपस में क्रॉस प्रोडक्ट से, क्रॉस प्रोडक्ट से जो प्लेन बना रहा है, इधर जो ये प्लेन बना रहा था ये परपेंडिकुलर हुआ करता था, ये प्लेन पर नॉर्मल हुआ करता था। तो ये क्या है, एल, ये क्या है, आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी ये है, और ये मेरे पास एल होता है। तो आर क्रॉस पी इज द राइट ऑप्शन, आर क्रॉस पी इज द राइट ऑप्शन। तो देखें, हम अब करेक्टरिस्टिक की तरफ जाते हैं, करेक्टरिस्टिक की तरफ जाते हैं। करेक्टरिस्टिक या फिर प्रॉपर्टीज इसको कहा जाता है, करेक्टरिस्टिक या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। देखें, करेक्टरिस्टिक या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। नंबर वन ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास एंटी कम्यूटेटिव है। क्या है, कम्यूटेटिव नहीं है, एंटी कम्यूटेटिव। इसका मतलब क्या है कि ए क्रॉस बी हमारे पास बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है, एंटी कम्यूटेटिव। ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये एंटी कम्यूटेटिव है। क्या है, एंटी कम्यूटेटिव। हाँ, ए क्रॉस बी जो है माइनस बी क्रॉस ए के बराबर हो सकता है, हो सकता है। ए क्रॉस बी हमारे पास ये डायरेक्शन वाइज चेंज है। क्या, डायरेक्शन वाइज चेंज आता है, डायरेक्शन वाइज इसमें चेंज आता है, ओनली डायरेक्शन। लेकिन याद रखें कि ये दोनों आपस में बराबर कभी नहीं हो सकते, नो एंड नेवर। ए क्रॉस बी जो है वेक्टर जो होते हैं, वेक्टर्स डायरेक्शन वाइज कभी भी आपस में ए क्रॉस बी बराबर नहीं हो सकते, कभी भी। लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज ये आपस में बराबर हो सकते हैं, ये आपस में बराबर होते हैं, ये आपस में बराबर होते हैं। मैग्नीट्यूड वाइज ये आपस में बराबर होते हैं, लेकिन डायरेक्शन वाइज ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते, ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज हम इसको बराबर ले सकते हैं और ये बराबर हो सकते हैं। देखें, अगर मैं इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखूं, थ्योरेटिकल फॉर्म में द सम ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, द सम, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूं, इस तरह नहीं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूं। ए क्रॉस बी बराबर, ये इस साइड पे ले आओ तो प्लस हो जाएगा, इस साइड पे तो प्लस बी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, नल वेक्टर। क्या, नल वेक्टर। तो हम किस तरह कह सकते हैं, तो किस तरह कह सकते हैं, द सम ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट,
the sum of cross product of A and B, the sum of cross product of A and B to the cross product, the sum of cross product of A and B to the cross product of B and A is equal to null vector. इस तरह MCQs में दिया जा सकता है कि the sum of cross product of A and B, the sum of cross product of A and B to the the sum of cross product of A and B to the cross product of B and E, B and A is equal to null vector. लेकिन इससे इस तरह दिया जा सकता है, ऐसे किस तरह दिया जा सकता है, इससे किस तरह दिया जा सकता है? अगर हम होल मैग्नीट्यूड को ले लें, होल मैग्नीट्यूड, इसको अगर मैं कह दूं कि A क्रॉस B प्लस B क्रॉस A, अगर मैं होल मैग्नीट्यूड ले लूं तो ये मेरे पास 0 के बराबर हो जाएगा. 0 द मैग्नीट्यूड, क्या? द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A एंड B टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ B एंड A इज इक्वल टू 0. इस तरह दो MCQs आपके साथ ये हो गए. थ्योरेटिकल ज्यादातर इसलिए देते हैं क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए ये देते हैं, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए देते हैं. और अच्छा, ये आपके साथ जो है ये वाला, ये इक्वेशन कब आपस में बराबर हो सकता है? कब आपस में बराबर हो सकता है? हाँ, बराबर हो सकता है जब एफ थीटा इज इक्वल टू 0, जब थीटा क्या हो? 0 हो, या थीटा क्या हो? आर, थीटा क्या हो मेरे पास? 180 हो, आर, या फिर ए जो है मेरे पास ए वेक्टर 0 हो जाता है, नल वेक्टर. अगर बी वेक्टर जो है ये मेरे पास नल वेक्टर हो जाता है. ये इसके क्या है? कंडीशन है. इस कंडीशन में ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं, क्योंकि अगर एंगल 0 तो साइन थीटा इधर, साइन थीटा इधर, 0 इधर, 0 मल्टीप्लाई तो 0 इज इक्वल टू 0, नल वेक्टर आपस में इज इक्वल टू नल वेक्टर. 180 इसी तरह अगर ए 0 हो गया तो मेरे पास बी इज इक्वल टू बी, ये सारा 0, ये भी सारा 0 हो जाएगा. बी 0 हो गया तो ये सारा इसके 0 हो जाएगा. नल वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर ही रह जाएगा. नल वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर रह जाएगा. अच्छा, हम डॉट प्रोडक्ट को भी कहते थे क्रॉस प्रोडक्ट विद इटसेल्फ. तो याद रखें, अगर दो वेक्टर्स नहीं है, एक वेक्टर को मैं अपने आप के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक वेक्टर ए, लेट्स सपोज मेरे पास एक वेक्टर है मल्टीप्लाइड बाय ए, तो याद रखें मैं ए का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, ए का वो कंपोनेंट जो इसके ऊपर इस तरह तो होता भी नहीं है, इसका कंपोनेंट कुछ इस तरह नहीं होता जो इसके परपेंडिकुलर होता है. एक कंपोनेंट भी इस तरह लेट्स सपोज हो सकता है, लेकिन अगर देखें तो साइन एंगल कितना है इसके दरमियान, इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है? एक, दोनों इस तरह है, सेम एक वेक्टर है तो इसके दरमियान 0 एंगल. ये साइन 0 0 मतलब कि ये हमें नल वेक्टर देता है, ये हमें नल वेक्टर. इसका मतलब क्या है? आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, जो कि यूनिट वेक्टर की बात कर रहा हूं, यूनिट वेक्टर, के क्रॉस के, ये सारे क्या देते हैं? 0 आपको देते हैं, या फिर इस तरह हमें देते हैं, या फिर इस तरह हमें देते हैं, नल वेक्टर हमें देते हैं. अच्छा, इटसेल्फ के साथ करें तो हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड साइन 0 हमारे पास आ जाता है. साइन 0 मतलब दोनों के दरमियान 0 एंगल, डिग्री का डिफरेंस है. आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, हमारे पास नल वेक्टर ही आ जाता है, नल वेक्टर आ जाता है. अच्छा, तो इसमें कौन सा कंपोनेंट हमारे पास आता है तो ये देख लें. इधर कर लेता हूं, ये लेट्स सपोज आई, मेरे पास जे, ये मेरे पास के जो कि आउट ऑफ बोर्ड है, के आउट ऑफ बोर्ड है. तो देखिए आई विद आई क्रॉस आई हमारे पास 0 देता है, जे क्रॉस जे हमारे पास 0, के क्रॉस के हमारे पास 0. अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, किस तरह? एंटी क्लॉकवाइज. याद रखे
एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव लेते हैं, हम नेगेटिव लेते हैं फिजिक्स में। तो देखिए ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या है, क्लॉकवाइज, ये क्या है, क्लॉकवाइज। तो देखिए आई क्रॉस जे हमें क्या देते हैं, देखें आई क्रॉस जे हमें क्या देता है। अच्छा, आई क्रॉस जे, आई ये है फर्स्ट वेक्टर के साथ अपने 4 फिंगर्स को करना है towards the second vector, then the thumb will give you the direction of resultant vector which is k out of board, I क्रॉस जे से हमें क्या आएगा, k यूनिट वेक्टर। अच्छा, j क्रॉस k फर्स्ट वेक्टर ये है, j क्रॉस k फर्स्ट वेक्टर के थ्रू आपने 4 फिंगर्स को करना है, टूवर्ड्स रोटेट करना है टूवर्ड्स द सेकंड वेक्टर, देन द थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर व्हिच इज i k क्रॉस i, तो क्या होगा हमारे पास j, इसका j रिजल्टेंट होगा, j रिजल्टेंट इसका होगा। अगर हम j क्रॉस i करेंगे, j क्रॉस i, अब हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज मतलब कि नेगेटिव लेंगे, j क्रॉस i तो माइनस k देगा, i क्रॉस k मेरे पास माइनस j देगा, k क्रॉस j तो मेरे पास क्या देगा, माइनस i देगा, k क्रॉस j हमारे पास माइनस i देगा, तो हम क्या करते हैं, अब कंपोनेंट को स्टडी करते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में। अभी कैरेक्टरिस्टिक में ही शुरू है, कैरेक्टरिस्टिक में चलो इसे मिटा देता हूं, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक में हम अभी शुरू हैं। वेक्टर प्रोडक्ट हेडिंग देते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट एंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म। लेट सपोज मेरे पास एक वेक्टर है, a जो कि है axi प्लस ayj प्लस azk, एक ये वेक्टर है। बी वेक्टर क्या है मेरे पास, bxi प्लस byj प्लस bzk। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट हम किस तरह मालूम करेंगे, a क्रॉस b हमने इस तरह मालूम करना है, अपने i j k इसके कंपोनेंट है ना, i j k यूनिट वेक्टर मैंने लिख लिए, और इसका क्या है फर्स्ट कंपोनेंट ax, अपने ax, दूसरा ay इसका az, तो दूसरे वेक्टर का bx by bz ये आपने ड्रा करना है। अब इसकी डिटरमिनेंट लेनी है, मैथ्स में सीखा होगा, अगर मैथ्स में नहीं सीखा तो इधर सीख ले। ये आपने लिखना है, पहले आई मैंने लिख लिया, तो देखिए आई अगर मैं ले रहा हूं फर्स्ट रो, तो आपने ये भी छुपाना है, ये भी छुपाना है, ये दोनों आपने हटाने हैं, तो क्या बचा ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड, ये आपने इसमें लिखना है, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। अब जे का नंबर है तो माइनस जे, दूसरे टर्म को आपने माइनस लेना है, तो देखें जे को इस साइड से छुपाना है, इस साइड से, क्या बचा ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड, ये बचा ना, ये बचा, तो देखें क्या बचा ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड, ये बचा ना। तो अब प्लस के, तीसरा किसका नंबर है, के का, तो देखिए ये आपने छुपाना है, और ये वाला क्या बचा, ये चारों टर्म्स आपके साथ रह गए, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। अच्छी तरह ऊपर मैंने लिखना है अभी रेक्टेंगुलर फॉर्म, देखिए किस तरह है, आई
AY AZ BY BZ माइनस J AX AZ BX BZ अब प्लस के क्या है मेरे पास AX AY BX BY। तो देखें ये मेरे पास हो गया। तो देखें आई अपनी जगह लिख लें, आई अपनी जगह, ये आप इसमें मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा AY BZ, ये आपस में मल्टीप्लाई, दरम्यान में माइनस लेके ये आपस में मल्टीप्लाई कर ले AZ BY AZ BY। तो देखें अब J का नंबर है माइनस J AX BZ आपस में मल्टीप्लाई करें AX BZ माइनस ये आपस में AZ BX। अब K का नंबर है प्लस K, ये आपस में कर लें AX BY माइनस AY BX। ये आ गया हमारे पास, ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। तो ये मेरे पास क्या है, अच्छा इसके साथ K यूनिट वेक्टर I J K। तो ये है मेरे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म। ये क्या है मेरे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म। ये मेरे पास एक क्रॉस बी हम इस तरह ही सॉल्व करते हैं, एक क्रॉस बी को हम इस तरह ही सॉल्व करते हैं। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म है। ये क्या है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म है इसका वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट का यही फॉर्म है। तो देखिए इसके बाद एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं जो कि बहुत ही अहम एमसीक्यूज हैं। आपसे पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज, what is the vector product of collinear vector। आपसे पूछा जा सकता है, ऑप्शन कुछ इस तरह उस तरह दे सकते हैं, लेकिन याद रखें कोलिनियर वेक्टर के दरमियान एंगल या तो वो पैरेलल होते हैं या फिर वो एंटी पैरेलल होते हैं। कोलिनियर वेक्टर वो होते हैं जिसमें एंगल या फिर 0 डिग्री होती है या फिर हमारे पास एंगल उसमें 180 होती है, और इन दोनों केसेस में साइन 0 साइन 180, ये मेरे पास 0 के बराबर है, ये भी हमारे पास 0 के बराबर है, दोनों 0 होगा। तो इसमें वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा, तो इसमें वेक्टर प्रोडक्ट A क्रॉस B हमारे पास नल वेक्टर ही होगा। क्या होगा नल वेक्टर, ऑप्शन ठीक होगा। अच्छा दूसरी एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। अच्छा what will be the angle कितना होगा F the cross product is 4, cross product is 4 and their magnitudes of A and B is magnitude इसके क्या होगा। अच्छा what will be the angle if the cross product is 2, if the cross product is 2 and the magnitude is 4 and 1, magnitude इसके 4 and 1 respectively। आपसे क्या कहा गया है कि अगर दो वेक्टर है और इसके क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास 2 है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है 2, और
इसके साथ साथ मैग्नीट्यूड जो है ए का 4 है, बी का 1 है। क्या गिवन है हमारे पास? ए क्रॉस बी हमारे पास क्या है? 2 के बराबर है। ए का मैग्नीट्यूड क्या है मेरे पास? ए का मैग्नीट्यूड 4, बी का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है? 1। तो याद रखें हम किस तरह कर सकते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो याद रखें ए का मैग्नीट्यूड क्या है? 4, बी का मैग्नीट्यूड क्या है? 1, ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या है? 2 साइन थीटा। थीटा हमारे पास गिवन नहीं है, तो ये क्या हो गया? 2 डिवाइड बाय 4, साइन को साइड पे ले जा रहा हूं, साइन इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स 1/2 एंगल। एंगल हमारे पास आई थिंक सो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, नो ऐसे हम अगर हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा। ये इसका ऑप्शन है, ये हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन है। अच्छा, अगर दो वेक्टर्स हमारे पास क्या हो, अगर दो वेक्टर्स हमारे पास की क्रॉस प्रोडक्ट 2 हो और मैग्नीट्यूड्स हमारे पास दोनों के 4 और 1 हो, तो एंगल इसके दरमियान कितनी होगी? एंगल इस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ए क्रॉस बी हमारे पास 2 है, ए का मैग्नीट्यूड 4 है, बी का मैग्नीट्यूड 1 है। ए क्रॉस बी, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। तो ए क्रॉस बी की जगह हमने 2 लगा लिया, ए की जगह हमने 4, बी की जगह 1 साइन थीटा। थीटा को एक तरफ छोड़ दिया, साइन इनवर्स हो जाएगा 2, 4 को इस साइड पर डिवाइड कर दिया तो 2 डिवाइड बाई 4, 1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। ये 30 एंगल इससे आ जाएगा। इसके बाद एक और एमसीक्यूज जो कि लीनियर वेलोसिटी से रिलेटेड है, लीनियर वेलोसिटी से रिलेटेड है। एफ ओमेगा 2i माइनस 3j 2i माइनस 3j प्लस 4k 2i माइनस 3j प्लस 4k। तो इसके साथ साथ रेडियस i प्लस 2j, i प्लस 2j प्लस k, ये मेरे पास क्या है? i प्लस 2j प्लस k, 2i माइनस 3j प्लस 4k। तो हमसे मांगा गया है कि लीनियर वेलोसिटी क्या होगी? लीनियर वेलोसिटी क्या होगी? वही मेथड है, हमें मालूम है r क्रॉस इज इक्वल टू r क्रॉस ओमेगा। तो हम किस तरह r क्रॉस ओमेगा को किस तरह फाइंड करेंगे? i j k फर्स्ट टर्म 2, सॉरी फर्स्ट वेक्टर ये है r 1, इसका 1 है, इसका 2, इसका 1, इसका 2, इसका माइनस 3, इसका 4 लिख लिया आपस में। तो अब i को उठाए, ये साइड गायब कर दें, ये 4 छोड़ दें, 2 1 माइनस 3 4। अब माइनस जे, तो ये गायब कर दे और ये भी, तो ये रह गया और ये रह गया 1 2 1 2 1 4। के को गायब, के को अभी लिख ले प्लस के, ये गायब कर दे और ये भी, ये जो रह गए ये हम लिखेंगे 1 2 2 माइनस 3 1 2 2 माइनस 3। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने का तरीका क्या बताया था? आई लेके यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे, कितना आएगा? 8 माइनस 3 1 3 जो कि माइनस 3 है, ठीक है। माइनस जे, तो देखिए 4 1 4 माइनस 2 1 2, ये आ गया हमारे पास के का प्लस के, 3 1 माइनस 3 माइनस 4, यह हमारे पास आ गया। आई ये हमारे पास क्या बन जाएगा? प्लस आपस में, तो ये 11i बन जाएगा, माइनस इधर लिख लेता हूँ डायरेक्ट, 11i हमसे इधर बन गया और इधर से क्या बनेगा? माइनस 2j और इधर से क्या बनेगा? माइनस 7k। तो ये इसका क्या है? रिजल्ट है। ये इसका क्या है? रिजल्ट है। r क्रॉस ओमेगा से हमारे पास ये आ गया जो कि v के लीनियर वेलोसिटी के बराबर है, जो कि लीनियर वेलोसिटी के बराबर है। इस तरह एमसीक्यूज हमें दिए जा सकते हैं, इस तरह हमें एमसीक्यूज दिए जा सकते हैं। अच्छा, एक और एमसीक्यूज हमसे पूछा गया है,
क्या पूछा गया है, देखें कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कब आपस में इक्वल हो सकते हैं। एट विच एंगल ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ये कब बराबर हो सकते हैं, कब बराबर। आपको एंगल गिवन होंगे 120, आपको एंगल 45 इस तरह दिए जा सकते हैं। सी आपको एंगल हमारे पास 30 दिए जा सकते हैं और डी आपसे हमारे पास 120 ही आएगा। तो देखिए 120 120 दो बार लिख लिया मैंने, तो कौन सी ये मेरे पास हो गई। तो देखिए आपने ये इस साइड लेना है ए बी कॉस थीटा, ये लेना है इस साइड पे ए बी साइन थीटा, ये है ना ए बी कैंसल आउट। कॉस थीटा कब बराबर होता है साइन थीटा के, ओनली 45 की डिग्री पर, 45 की डिग्री पर 45 आपस में इसमें पुट कर लेंगे cos 45, तो ये sin 45, तो ये एक 1/2 अंडर रूट, ये 1/2 अंडर रूट, जो कि दोनों 0.707 के बराबर हो जाते हैं। मतलब कि 45 पर ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, 45 पर आपस में ये दोनों बराबर हो जाते हैं। व्हाट विल बी द एंगल एफ ए डॉट बी इज इक्वल टू, हमारे पास एक और एमसीक्यूज हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट विल बी द एंगल, हमारे पास एंगल गिवन नहीं है और आपसे पूछा गया है कि ए डॉट बी हमारे पास बराबर हो गए हैं इसके, और क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड हमें गिवन दिया गया है ये मेरे पास 6 दिया गया है और आपसे एंगल पूछ रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, ये इस तरह करें कि आपको पता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और इस इक्वेशन 1 का नाम दे रहा हूं ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड होता है हमारे पास बराबर होता है ए बी साइन थीटा, तो इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दे, तो डिवाइड कर दे 2 on 1, तो 2 को लेके ए क्रॉस बी, नीचे फर्स्ट का लेके इधर मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो देखे ए बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए बी कॉस थीटा, तो ए बी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा ये टेंजेंट थीटा के बराबर हो जाता है, और इसकी जगह हम 6 लिख लेते हैं, इसकी जगह 6 into this 1 लिखते हैं, ये आपस में कैंसिल आउट, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/3 अंडर रूट, आई थिंक 60 के बराबर हो जाता है या फिर 30 के बराबर हो जाता है। चलो मैं इधर कैलकुलेट करके देखता हूँ जी, तो हमारे पास 30 के बराबर हो जाता है। तो इसका क्या है ऑप्शन 30, आपके साथ ऑप्शन गिवन हो सकते हैं 120, बी की ऑप्शन गिवन हो सकते हैं 30, सी ऑप्शन गिवन हो सकता है इधर 60, इस तरह ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं। आपने 30 को क्लिक कर देना है क्योंकि इस मेथड से हमारे पास 30 आ गई है, इस मेथड से हमारे पास 30 आ गई है। तो देखें इसके बाद एक और एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। कहा गया है कि एमसीक्यूज है मेरे पास, कहा गया है कि ए डॉट बी, जो कि मैग्नीट्यूड ऑलवेज भी है लेकिन लिख लेता हूं चलो, प्लस ए क्रॉस बी किस चीज के बराबर होगा, किस चीज के बराबर होगा। आपसे ऑप्शन दिए जा सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सी बी ऑप्शन आपको गिवन दिया जा सकता है ए स्क्वायर, सी ऑप्शन आपको गिवन दिया जा सकता है बी स्क्वायर, डी ऑप्शन आपको दिया गया है नॉन। किसके बराबर हो सकता है, ए डॉट बी इज प्लस एक मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो देखिए किस तरह हम फाइंड करेंगे इसको, हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, सोचे इसके ऊपर स्क्वायर ले, इसके ऊपर स्क्वायर ले, ए बी इसकी मैं लिख सकता हूं ना ए बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस इसको मैं लिख सकता हूं ए बी साइन थीटा होल स्क्वायर, इस तरह लिख सकता हूं ना, इस तरह लिख सकता हूं। तो देखिए
हम ये स्क्वायर तो सारे पर हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको मैंने कॉमन कर दिया तो इधर क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है मैथमेटिक्स से ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास 1 के बराबर हो जाता है। तो किस चीज के बराबर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देख लिया आपने, ए डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी किस चीज के बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह हम कर सकते हैं, इसका हम स्क्वायर ले लिया और इसका हमने स्क्वायर ले लिया, तो आपस में क्या कह दिया हमने, ए स्क्वायर इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर इधर रह गया, साइन स्क्वायर इधर रह गया। तो ये हमारे मैथ से हमें पता चलता है कि ये 1 के बराबर है और ये इस चीज के बराबर हो गया। एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से एमसीक्यूज है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से आई डॉट जे क्रॉस के, इससे क्या आएगा आपके ख्याल में? ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है नल वेक्टर, डी ऑप्शन है 2। देखिए आपने ये तो सीखा होगा कि हम पहले ब्रैकेट वाले करते हैं, जे क्रॉस के, आई जे के, जे क्रॉस के मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, तो हमें क्या देगा आई, ये हमें क्या देगा आई, आई डॉट आई, ये दे दिया, ये यूनिट वेक्टर है जो कि 1 मैग्नीट्यूड है, ये भी यूनिट वेक्टर कॉस 0 एंगल इसके अंदर, तो ये 1 और ये 1, हमारे पास 1। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अच्छा इसके बाद एक टार के ऊपर एमसीक्यूज है, टार के ऊपर ये एमसीक्यूज है कि हमारे पास आर गिवन है जो कि है मेरे पास टॉर्क हमारे पास 5i + 2j, 5i + 2j, ये मेरे पास आर है और हमारे पास फोर्स भी हमारे पास गिवन है 2i, फोर्स हमारे पास 2i - 5j, 2i - 5j, 5i + 2j जो कि मीटर में है बिल्कुल रेडियस, और ये न्यूटन में गिवन दिया गया है, गिवन दिया गया है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं कि 30 के यूनिट वेक्टर, बी आपको दिया गया है -31, सी ऑप्शन आपको दिया गया है -21, डी ऑप्शन आपको दिया गया है 28 के यूनिट वेक्टर। तो हमसे टार्क मांगा गया है, इधर क्या मांगा गया है, टार्क, कि टार्क कितना है, आपको पता है आर क्रॉस एफ, क्या आर क्रॉस एफ, इसको ऑप्शन को थोड़ा सा हटा देता हूं, आर क्रॉस एफ, आई जे के, आई जे के, तो देखिए आर, आई का 5, जे का 2, के का टर्म नहीं है, आई का 2, जे का -5, के का 0 नहीं है, ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे उसी तरह ही सॉल्व कर ले, आई का टर्म तो क्या लिखना है, 2 0 -5 0 माइनस जे का 5 0 2 0 और प्लस के का टर्म 5 2 2 -5, इसको हम सॉल्व करेंगे तो -29 के ही आएगा। अच्छा देखिए इधर से भी हम देख सकते हैं आई जे एक टर्म आई जे में है, दूसरा टर्म आई जे में है, तो रिजल्टेंट किस में होगा, के में, रिजल्टेंट किस में होगा, के में। अगर दो एक्स वाई में है तो तीसरा कौन से में होगा, जेड में, तीसरा जेड में होगा। इसी तरह यहूद आता है, यहूद आता है। अच्छा जो अभी हमने फार्मूला पढ़ा टेंजेंट थीटा का, उससे आपके लिए थ्योरेटिकल ऑप्शन या क्वेश्चन दिया जा सकता है। जो हमने क्या पढ़ा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल डिवाइडेड बाय ए डॉट बी, ए डॉट बी। तो हमें किस तरह दिया जा सकता है, किस तरह दिया जा सकता है, द रेशो ऑफ मैग्नीट्यूड, द रेशो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, of cross product of two vectors a and b to the dot product of two vectors a and b is equal to tangent theta।
किस तरह दिया जा सकता है? द रेशो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अच्छा, हम कैरेक्टरिस्टिक में जा रहे थे। कैरेक्टरिस्टिक में क्या है? पैरेललिज्म प्रॉपर्टी। पैरेललिज्म दूसरी क्या है? पैरेललिज्म प्रॉपर्टी। पैरेललिज्म प्रॉपर्टी में हम क्या कहते हैं? जब थीटा हमारे पास 0 डिग्री हो। कितनी? 0 डिग्री हो। इसका मतलब यह है अगर दो वेक्टर्स हैं मेरे पास, दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, ए बी साइन 0 पुट कर लूँ तो मेरे पास ये नल वेक्टर आएगा, क्योंकि साइन 0 हमारे पास 0 तो ये सारा 0 हो जाता है। अगर दो वेक्टर आपस में सेल्फ हैं, मतलब कि एक दूसरे के साथ सेम है, तो ए स्क्वायर साइन, तो इन दोनों में दोनों पैरेलल हैं, मतलब एंगल 0, तो ये भी 0। इसका मतलब है आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, यूनिट वेक्टर के लिए बात कर रहा हूं, के क्रॉस के, ये आपस में सारे हैं क्या है? 0, आपस में पैरेलल हैं। आई विद आई हमारे पास पैरेलल, जे विद जे हमारे पास पैरेलल, के विद के हमारे पास पैरेलल होते हैं। इसके बाद ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी। क्या? ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी क्या? ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी का मतलब है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर दो वेक्टर हैं ए क्रॉस बी, हमारे पास ए बी साइन थीटा, थीटा की जगह 90, तो ये मेरे पास ई बी, क्या? ए बी, क्योंकि साइन 90 ये मेरे पास 1 के बराबर है, ए बी, तो ये मेरे पास मैक्सिमम रिजल्ट देगा। मैक्सिमम रिजल्ट 90 के ऊपर हमारे पास मैक्सिमम रिजल्ट देगा। इसका मतलब क्या है? आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, ये मेरे पास के देगा, ये मेरे पास आई देगा, ये मेरे पास जे देगा। ये इसके रिजल्ट है, ये इसके रिजल्ट है, क्योंकि आपस में 90 एंगल है, आपस में 90 एंगल है। आपस में हमारे पास क्या है? 90 एंगल है। ओके, चलो इसको फाइंड आउट एक को करते हैं। तो फर्स्ट का मैग्नीट्यूड 1, सेकंड का मैग्नीट्यूड 1, साइन 90 एन यूनिट वेक्टर। एन यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है? के। साइन 90 हमारे पास 1 के बराबर होता है, तो सिर्फ के ही रहता है, सिर्फ के ही रहता है, के ऐसे रह जाता है। अच्छा, इसके बाद क्या है? इसके बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास वेक्टर ओबे करती हैं। वेक्टर प्रोडक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ओबे करती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या करती है? वेक्टर क्या करती है? इसको ओबे करती है। बी प्लस सी ये वेक्टर है मेरे पास, तो हमारे पास ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये आपस में बराबर होती हैं, ये आपस में बराबर होते हैं। तो इसके बाद हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं वेक्टर प्रोडक्ट के, वो हम अब स्टडी करेंगे। एग्जांपल्स, इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं वो हम अब स्टडी करेंगे। जिस तरह मैंने लीनियर वेलोसिटी का कहा, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी का क्या कहा मैंने? ओमेगा क्रॉस आर, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा क्रॉस आर। तो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी, फर्स्ट एग्जांपल ये रहा, टार्क सेकंड आर क्रॉस एफ, मेरे पास थर्ड मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी, लीनियर एक्सेलरेशन अल्फा क्रॉस आर। ये है कुछ एग्जांपल वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट के वेक्टर्स। ओमेगा क्रॉस आर, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस पी, अल्फा क्रॉस आर, अल्फा क्रॉस आर। ये लीनियर एक्सेलरेशन, ये एंगुलर मोमेंटम, ये मेरे पास टार्क, ये लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी।
अच्छा, एक पॉइंट था जो हमसे डॉट प्रोडक्ट में रह गया था। तो क्या है डॉट प्रोडक्ट के हवाले से, एक पॉइंट हमसे रह गया था जो अगर दो वेक्टर हो यूनिट वेक्टर्स, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, cos थीटा, cos थीटा, दोनों मेरे पास क्या है यूनिट वेक्टर हैं और एंगल मालूम नहीं है, तो इसका क्या होगा cos थीटा इक्वल होगा cos थीटा। सिमिलरली अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट में हो जाए क्रॉस प्रोडक्ट, तो यही a क्रॉस b मेरे पास साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। किसके? साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। अब हम जा रहे हैं फिजिकल सिग्निफिकेंट की तरफ। किसकी तरफ? फिजिकल सिग्निफिकेंट की तरफ। कि फिजिकल सिग्निफिकेंट इसके क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंट अब हम डिस्कस करेंगे। फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है? फिजिकल सिग्निफिकेंस क्योंकि हम ये कहां पर इस्तेमाल करते हैं, हम ये कहां पर इस्तेमाल करते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है कि हम ये कहां पर इस्तेमाल करते हैं। हम इसको कहां पर इस्तेमाल करते हैं? हम इसको एरिया को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एरिया को फाइंड करने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं एरिया को, हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, किस तरह जाएं हम अब ये फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, ये याद रखें कि वेक्टर की डिवीजन, अगर दो वेक्टर हम डिवाइड कर रहे हैं, ए वेक्टर ये है डिवाइड बाय बी वेक्टर, नो फिजिकल मीनिंग, इसकी कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। नो फिजिकल मीनिंग, इसकी कोई, हम दो वेक्टर को आपस में डिवाइड नहीं कर सकते। दो वेक्टर को हम आपस में डिवाइड नहीं कर सकते। लेट सपोज अगर दो वेक्टर हैं मेरे पास a and b which is the sides of parallelogram, let's the two vectors a and b which is the side of parallelogram, एक पैरेललोग्राम है मेरे पास। चलो इधर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ साइड पे। ये मेरे पास वेक्टर एक पैरेललोग्राम है जो कि लेट्स टू साइड, ऐसे हम ए के यहाँ जा कहते हैं, इसको हम बी कहते हैं, एक ए और एक बी। तो देखें ए क्रॉस बी किस चीज के बराबर होगा? ए क्रॉस बी, ए का मैग्नीट्यूड और इसके साथ साथ बी का वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर हो किसके? ए के। ए का परपेंडिकुलर ये है बी वाई, और ये क्या है? बी एक्स, इसको नहीं लेते हम, बी वाई, इसका बी वाई। इसका मतलब ये है ए जो है ये बेस है, क्या? बेस, लेंथ है, बेस हमारे पास लेंथ है, और ये क्या है मेरे पास? हाइट। ये क्या है? हाइट। तो लेंथ जर से हमें क्या देता है? एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, एरिया पैरेललोग्राम हमारे पास हासिल होता है। इससे एरिया पैरेललोग्राम हमें हासिल होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, द कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट वेक्टर, हमारे पास जो कि हाइट के बराबर है, जो कि हाइट के बराबर है। हमारे पास एरिया पैरेललोग्राम आ गया, एरिया पैरेललोग्राम आ गया। अच्छा, इससे हमें क्या सबक मिलता है? इट गिव्स द कंसेप्ट ऑफ एरिया वेक्टर, इट गिव्स द कंसेप्ट ऑफ एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर हमारे पास एरिया वेक्टर के हमारे पास ये कंसेप्ट देता है। देखें अब हम एक, ये तो पैरेललोग्राम की एरिया हो गई, ये तो पैरेललोग्राम की एरिया, इसके लिए कुछ कंडीशन है जो हम लिख रहे हैं। नंबर 1, चलो इस तरह लिख लेते हैं कि ए क्रॉस बी हमारे पास बराबर है, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। हम इस तरह लिखते हैं ना, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, हम इस तरह लिखते हैं। जी बिल्कुल इस तरह ही लिखते हैं, लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या है ये तो बताओ। हाँ, कंडीशन क्या है? एफ, इधर देखें, एफ ए साइड जो है ये बराबर ना हो बी के, ए साइड बराबर ना हो बी के, और थीटा हमारे पास 90 ना हो, थीटा हमारे पास 90 ना हो, तो तब हमारे पास ये पैरेललोग्राम की एरिया देगा। किसका?
पैरेललोग्राम की एरिया देगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जब ये कंडीशन होगा एक साइड दूसरे साइड के बराबर ना हो और एंगल 90 ना हो, इस तरह एंगल बी 90 ना हो, एंगल बी 90 ना हो और ए जो है बी साइड्स के बराबर ना हो, तो एरिया पैरेललोग्राम देगा। ये हमारे पास एरिया पैरेललोग्राम। दूसरा एफ, अगर हमारे पास ए बराबर ना हो बी का, एक साइड दूसरी साइड का बराबर ना हो और एंगल 90 का हो, एंगल 90 का हो, तो तब हमारे पास ये एरिया देगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल देगा। किस तरह, देखिए ये मेरे पास ए साइड, ये मेरे पास बी साइड। देखिए बी साइड थोड़ा सा लंबा है ए साइड से है, लेकिन एंगल हमारे पास 90 है, एंगल हमारे पास 90, ए साइड बी साइड बराबर नहीं, लेकिन ये रेक्टेंगल है, तो तब हमारे पास ये रेक्टेंगल की एरिया देगा। अगर तीसरा केस क्या है, तीसरा केस एफ ए इज इक्वल टू बी, साइड आपस में बराबर, एंगल भी 90 हो, तब ये हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर देगा, एरिया ऑफ स्क्वायर हमें देगा। स्क्वायर में चारों साइड आपस में इक्वल, चारों साइड ए इज इक्वल टू बी, हमारे पास साइड बराबर और 90 एंगल, ये हमारे पास स्क्वायर की एरिया देगा। ये किस चीज का एरिया देगा, हमारे पास स्क्वायर की एरिया देगा। अच्छा, अगर एरिया हमारे पास आउटवर्ड हो तो हम पॉजिटिव लेते हैं, एफ इधर थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखते हैं, एरिया जब आउटवर्ड हो, किस तरह, आउटवर्ड, तो हम इसको इस तरह लिखते हैं, एरिया यूनिट वेक्टर, इस तरह हम लिखते हैं। अगर एरिया हमारे पास इनवर्ड हो, इनवर्ड, तो हम इसको इस तरह ही लिखते हैं, इस तरह हम लिखते हैं, इस तरह हम लिखते हैं। तो देखिए मेरा मतलब ये था, चलो लेक्चर तो खत्म हो गया। अब हम थोड़ा सा देखते हैं इसको कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। जब ए बी आपस में बराबर ना हो, एंगल 90 ना हो, ए बी आपस में बराबर ना हो, तो एरिया पैरेललोग्राम हमें देगा। इफ ए इन बी आपस में बराबर ना हो और एंगल 90 हो, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें देगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें देगा। इफ दोनों साइड आपस में बराबर हो गए और 90 एंगल भी हो गई, तो हमें ये स्क्वायर की एरिया देगा, एरिया ऑफ स्क्वायर हमें देगा। कुछ फॉर्मूले थे इसके अंदर, हमने वो याद करना है, हमने वो याद करना है। जिस तरह अभी मैंने कहा कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर, ये क्या था। दूसरा, हमारे पास एरिया, हम दो वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, तो मल्टीप्लिकेशन का तरीका कार जो था आई जे के, फर्स्ट वेक्टर के टर्म्स दूसरे वेक्टर के टर्म्स, हम इसको डिटरमिनेंट के थ्रू इस तरह एलिबोरेट कर रहे थे, तो वो आपको मस्ट आना चाहिए। और तीसरा फार्मूला जो था टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी टू द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ये फार्मूला बहुत ही जरूरी था, ये फार्मूला भी बहुत ही जरूरी था। और इस तरह क्रॉस प्रोडक्ट सारा का सारा आपका कवर होगा। इसके बाद हम जो हमने कहा एक बात और, जो हमने कहा कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसके ऊपर एक टॉपिक होगा जो कि फर्स्ट ईयर कोर्स में नहीं है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पर हम एक अलग से टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे, लेकिन वो इस फर्स्ट ईयर के कोर्स में इंक्लूड नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। अगर कोई मसला हो, अगर कोई एमसीक्यूज आपको नहीं आ रही है और कोई टॉपिक में मसला हो, तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।